ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। 31 में दिया है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 हो तो उसकी कुल आय कितनी है? ये एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं आय और व्यय पर आधारित, है ना। तो आय और व्यय के क्वेश्चंस को कैसे करना है वो समझ लो। पहले आपको क्या दिया है? बचत दी है 6,300 रुपये। तो पहले आप ये देख लो कि खर्च कितना हो गया, यानी व्यय कितना है। तो पहले कितना खर्चा किया था? 24%। फिर किया 62%। तो ये कितना हो गया? 86%। कुल आय कितनी होती है? 100%। कुल में कोई भी चीज अगर आप निकालते हो, चाहे वो कुल वोट हो, कुल आय हो, कुल जनसंख्या हो, वो 100% होती है ना। तो 100 में से 86% खर्च कर दिया आपने, कितना बचा? 14%। ये 14% क्या है? बचत। तो बचत की तुलना बचत से होगी। बचत कितनी है? 6,300। तो बचत बराबर बचत 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 चौक 56, कितना बचेगा? 7, 14 पंजे 70, जीरो की जीरो। 1% बना 450 से। 1% अगर 450 से बन रहा है तो 100% बनेगा 450 में 2 जीरो और बढ़ा देंगे 45,000 से। इसका मतलब व्यक्ति की कुल आय कितनी है? 45,000। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2,310 रुपये व्यय करता है। तो उस महीने का कुल वेतन है, सॉरी, यहाँ पर किशन ने 30% तो खर्च किया भोजन पर और 3% दान दे दिया। तो उसका कुल मिला के खर्च कितना हो गया? 30% और 3%, तो टोटल खर्चा हो गया 33%। अब 2,310 क्या है? व्यय है या बचत? व्यय है। तो व्यय की तुलना व्यय से होगी। तो हमने कितना व्यय कर दिया? 33%। ये बराबर है 2,310 के। 11 से काट दो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, जीरो। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21, जीरो की जीरो। 1% बन रहा है 70 रुपए से। तो 100% बनेगा 7,000 से। तो उसकी मासिक आय होगी 7,000 रुपये।
देखो एक यूनिवर्सल लॉ होता है, मतलब एक ऐसा नियम है जो हर विषय और हर स्थिति में लागू होता है। चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, हमेशा वो नियम लागू होगा, और वो होता है कि तुलना हमेशा एक जैसी चीजों में या समान चीजों में की जाती है। ये पूरे मैथ में लगेगा, है ना, इसके अलावा इंग्लिश में लगता है, हिंदी में लगता है, और हमारी जिंदगी में भी लगता है। लड़के की तुलना लड़के से होगी, लड़की की तुलना लड़की से होगी, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि इस लड़के के बाल इस लड़की से छोटे हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन गलत कर रहे हो। तुलना एक जैसी चीजों में की जाती है ना। तो बचत की तुलना बचत से होगी, व्यय की तुलना व्यय से होगी, ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। अगला है, यदि श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए। उस महीने उसका वेतन है। तो हम तो ये देख लें कि खर्च कितना हो गया पहले। तो सबसे पहले खर्च किए हैं 35%, फिर किया है 5%। तो 35 + 5 40% खर्च हो गया। तो कितना बचाया? 60%। तो बचत की तुलना व्यय से हो जाएगी, यस और नो? नो, बचत की तुलना व्यय से नहीं होगी, व्यय की तुलना व्यय से होगी। तो ये जो 17,600 है, ये क्या है? खर्च यानी व्यय है। तो खर्च की तुलना खर्च से होगी। तो हमने कितना खर्च कर दिया? 40%। 40% बराबर दिया है 17,600 के। कैंसिल कर लो, 0 से 0, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0। तो 1% बना 440 रुपए से। तो 100% बनेगा 44,000 से। क्लियर? तो वैसे बहुत आसान है, बस जरूरत है कि सवाल को ठीक से पढ़ा जाए और तुलना एक जैसी चीजों में कराई जाए, है ना। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है तो उसकी मासिक बचत है, कितना बचा रहा है? 20%। तो कितना खर्च कर रहा है? 80%। यस और नो? अगर 20% बचा रहा है तो 80% व्यय हो रहा है उसका। अब ये कह रहा है कि उसका जो व्यय है वो 6,000 है, और हमने देखा कि परसेंट में व्यय कितना है? 80%। यानी 80% बराबर है किसके? 6,000 के। ये हमने क्या किया? व्यय को व्यय के बराबर रख दिया। कैंसिल कर लो, 0 से 0, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 7 56 और 8 पंजे 40। 1% बन रहा है 75 से, है ना। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बचत। बचत कितनी है? 20%। तो 1% अगर 75 के बराबर है तो 20% बराबर होगा 75 दूनी 150, 0 की 0, यानी 1,500 रुपए के। वैसे तो ये भी अपने आप में फास्ट है, पर अगर और फास्ट होना हो, इससे और स्पीड बढ़ानी हो, तो क्या करना है? 80% आपको मालूम है 6,000 है, यस और नो? अब आपको बचत निकालनी है जो कि 20% है। तो इस 80 को सीधा 20 बना दो। 80 को 20 कैसे बनाएंगे? 4 से भाग दे दो,
4 दूनी 8, 0 की 0, 4 से यहाँ काट दो, 15 चौक 60, तो 20% बराबर 1500 आंसर। यानी फिर आपको 1% निकालने की जरूरत नहीं है अगर और स्पीड अप करना चाहते हो तो। मतलब जितने परसेंट बनाना है। तो क्या है, स्टूडेंट का सबका अपना अपना लेवल होता है। मान लो कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, कोई पहली बार पढ़ रहा है कोर्स को, कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम रिपीट तो करेंगे उसको, और उससे फायदा क्या होगा, हम हर बार बेहतर होते चले जाते हैं। भले ही हमें इसका आभास ना हो, पर जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हो हर बार फर्क पड़ता है, हर बार आपकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, क्योंकि चीजें माइंड में क्लियर हो रही होती हैं, तो फिर स्पीड उसको हम बना सकते हैं। पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो इसी पैटर्न को सीखें, 1% बनाना, क्योंकि 1% से ही आपको सारी स्थितियां निकालनी पड़ेंगी। आगे चलते हैं। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। अच्छा, एक बात समझो, अभी जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये पर्टिकुलर एक टाइप है, इसे कहते हैं आय और व्यय संबंधी प्रश्न। और आय और व्यय संबंधी जो प्रश्न है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरीके से आते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स दे दो या मेंस दे दो, छोटा एग्जाम दे दो या बड़ा एग्जाम दे दो, दो तरीके से आते हैं। पहला तरीका क्या होता है, इसमें आपको कुल व्यय बताया जाता है। कुल व्यय कैसे, पहले 15 खर्च कर दिया, फिर 25, फिर 15, फिर 20, फिर ऐसे, मतलब टोटल करके हम व्यय निकाल देते हैं। फिर अगर बचत दी है तो तुलना बचत से करा देते हैं, व्यय दिया है तो व्यय से करा देते हैं। दूसरा पैटर्न होता है जिसमें शेष दिया होता है, शेष व्यय। अब ये जो पैटर्न है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुलना में पहले पैटर्न की। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो सब पैटर्न 1 के थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पैटर्न 2 का है। कैसे, इसमें इसने कहा कि 20% तो मकान का किराया दे दिया, उसके बाद शेष का, देखो दिया है शेष का। अच्छा, ये शेष का जो शब्द है इसमें था, इसमें मतलब अभी हमने 31 से शुरू किया ना, 31 में कहीं लिखा है शेष का, आप शेष शब्द देखो कहीं है, इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है, यहां पे है। यानी जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो पैटर्न 1 के हैं और अब ये पैटर्न 2 के हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि दोनों में अंतर क्या होता है, कि क्या फर्क पड़ेगा पैटर्न 1 पैटर्न 2 से। जो पैटर्न 2 है आपका, जिसमें शेष शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें क्या करोगे, आप आय मान लोगे x, इसमें क्या करोगे 100 माइनस पहला खर्च, पहला खर्च मान लो R1, 100 माइनस दूसरा खर्च ये मान लो R2, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने दिए हों उन सबको 100 में से माइनस करेंगे और बराबर में रखेंगे बचत। तो जितने भी शेष वाले क्वेश्चन होंगे उनके लिए हमारे पास जो तरीका होगा वो ये होगा। अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो हमसे पूछ रहा है कुल आय, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x। पहले कितना खर्च किया 20%, तो 20 खर्च हो गया, अब कितना बचा, 100 में से 20 चला गया तो बचा 80%। फिर कितना खर्च किया 70। ध्यान देंगे हर बार 100 में से घटाना है। अब आप ऐसा मत करना कि 80 में से 70 घटा दो, 100 में से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा 30। बराबर में बचत, बचत कितनी है 1800 रुपए की। कैंसिल करो,
2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काट दो, 3 छिंग 18, 2 जीरो की 2 जीरो, 8 से काट दो, 8 7 56 और 8 पंजे 40। 75 का गुणा 100 से करोगे आंसर 7500। अच्छा, इसमें ये R1 R2 क्या है? ये खर्च है ना। अब यहाँ तो 2 ही हैं, किसी किसी सवाल में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, तो हम उसको उस तरीके से मैनेज करते हुए चलेंगे। अस्सी कैसे? आपके पास 100 रुपए थे, 20 खर्च हो गए, कितने बचे? 80। हमको क्या करना है? केवल शेष लिखना है, शेष। जो ये परसेंट दिए हैं वो नहीं लिखने, उनको हर बार 100 में से घटा के लिखना है। जैसे 100 में से 20 घटाए 80, 100 में से 70 घटाए 30। जितनी बार भी संख्या लिखोगे 100 में से घटा के लिखोगे। और कब लिखोगे? जब शेष दिया होगा तब, नहीं तो डायरेक्ट जोड़ के घटा देंगे, है ना। चलें आगे। आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है। ध्यान देना, शेष में से 50% चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और वह प्रतिमाह 800 रुपए बचाता है। तो मासिक आय, मासिक आय मान लो x। पहले कितना खर्चा किया? 20, तो 20 हटा दो 100 में से, कितना बचा? 80। फिर कितना खर्चा किया? 50, तो 50 हटा दो 100 में से, कितना बचा? 50। बराबर में बचत कितनी? 800। अच्छा, मैं 80 से काट रहा हूं, 80 धाम 800, 50 दूनी 100, 100 का गुणा 2 से करोगे 200, और 200 का गुणा 10 से करोगे 2000। तो आंसर 2000। क्लियर? अच्छा, कोई भी बात अगर समझ में ना आए तो पूछना जरूर, है ना। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद, ध्यान दो, शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर और शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रतिमाह 1500 रुपये बचा लेती है। उसकी मासिक आय कितनी है ना। तो मासिक आय है x रुपए, कितना खर्चा किया पहले? 20%, तो कितना बचा? 80। फिर कितना किया? 1/4। ध्यान देना, जैसे 1/4 है, नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, बताया था। तो मूल संख्या 4 है, 4 में से 1 खर्च हो गया, कितना बचा? 3। तो अब बचा 3/4। फिर कितना खर्च किया? 50, तो 100 में से 50 गए, तो 50। बराबर में बचत है 1500। ध्यान देना, 2 जीरो से 2 जीरो सामने काट दूं, 3 पंजे 15 और 15 एकम 15, 4 दूनी 8 और 50 दूनी
100, 50 का गुणा 100 से कर दो, आंसर 5000। 5000 रुपये। हाँ, अब जैसे किसी के मन में हो सकता है कि सर ये 1/4 था, तो आप इसको परसेंट बना सकते हो। 1/4 या 1/4 की भिन्न क्या बनती है? 25%। यस और नो? यानी 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 75%। अब 75% की भिन्न क्या बनेगी? 3/4। और मैंने क्या लिखा है? 3/4। तो या तो आप 75/100 लिख दो वहां पे, या 3/4 लिख दो, है ना। दोनों में से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और चूंकि अब हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं तो संख्याओं को काटना तो हम सीख ही गए होंगे कि किससे कटेगी किससे नहीं कटेगी, है ना। क्लियर? रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। अच्छा, किसी व्यक्ति की जो आय है, आय का व्यय और बचत के साथ क्या संबंध है? व्यय और बचत। अच्छा, व्यय होता है आपका एक्सपेंस जो आपने खर्चा कर दिया, और बचत है आपकी सेविंग्स जो आपने बचा लिया। व्यय और बचत दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी? आय बन जाएगी। क्योंकि जो आपने खर्च किया और जो आपने बचाया, उन दोनों का योग तो वो है जो आपने कमाया। यस सुनो? तो यहां पे अनुपात कह रहा है 5:1। तो मैंने मान लिया कि इसने 500 रुपए खर्च कर दिए और 100 रुपए बचा लिए। आप इसको 50 और 10 भी मान सकते हो, 5000 और 1000 भी मान सकते हो, यानी उसी अनुपात में। पर जब ये सब मान सकते हैं तो सर आपने 100 क्यों माना? पर दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो क्यों माना मैंने? क्योंकि मुझे अगर 100 मिल रहा है तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो मेरी एक कैलकुलेशन बच जाएगी ना वहां से, इसलिए मैंने 100 माना। कोशिश करना अगर 100 का कोई रेफरेंस बन रहा हो तो 100 मान लिया जाए, 100 से क्वेश्चन आसान हो जाता है। अच्छा, 500 खर्च कर दिया, 100 बचा लिया, तो कितना कमाया होगा? तो आय रही होगी 600। यस और नो? इतने में कोई परेशानी नहीं। अब उसने कहा कि उसका वेतन 25% बढ़ गया, वेतन बढ़ गया है ना। तो 600 था, 600 में 25% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 125/100। क्योंकि कमी वृद्धि 100 में होती है, 25 बढ़ेगा तो 100 में बढ़ेगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7। तो अब उसकी आय कितनी हो गई? 750। पहले 600 कमा रहा था, 25% बढ़ गया, मतलब 750 कमा रहा है। और बचत 15%, बचत 15% बढ़ गई। तो अगर पहले 100 रुपए बचा रहा था तो अब 115 बचाएगा। 100 का फायदा हुआ मानने से। हाँ, अब 750 में से अगर आपने 115 रुपए बचाए तो कितना खर्च किया आपने? 750 में से 115 घटा दो, कितना बचेगा? 635। आप पहले कितना खर्च कर रहे थे? 500। अब कितना कर रहे हो? 635। तो वृद्धि हो गई। तो व्यय में कितनी वृद्धि हो गई? परसेंट में वृद्धि बराबर दोनों का अंतर, छोटी संख्या इंटू 100, कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, आंसर 27%।
एक बार और समझेंगे, है ना। लेकिन ये आय और व्यय का अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तो फिर भी थोड़ा इजी इजी मिल रहा था, है तो ये भी आसान, पर थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर में लाना पड़ा है हमें। जैसे एक बार और समझने की कोशिश करो इसको। इसने हमें क्या बताया कि व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। तो मैंने उसमें दो दो जीरो बढ़ा दिए। मैंने मान लिया 500 खर्चा कर दिया, 100 बचा लिया, तो कितना कमाया होगा? 500 और 100 600। तो ये पहली लाइन, ये क्लियर। अब वेतन बढ़ा 25%। तो वेतन कितना था पहले? 600। 600 में 25% की वृद्धि कर दो तो 600 का 125/100। तो 600 का 125/100 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 750। यानी अब आपका वेतन 750 रुपये हो गया। 750 में आपने बचत जो थी वो 15% बढ़ा ली। तो पहले आप कितना बचा रहे थे? 100 रुपये। अब 15 बढ़ा दो, अब कितना बचा रहे हो? 115। अगर 750 में से 115 बचा रहे हो तो कितना खर्च कर रहे हो? 635 रुपये। पहले कितना खर्च कर रहे थे? 500। अब कर रहे हो 635। तो आपका जो खर्च है वो बढ़ गया ना। और वो आपसे वृद्धि पूछ रहा है परसेंट में। तो परसेंट में वृद्धि क्या होता है? दोनों का अंतर, छोटी संख्या इंटू 100। यस और नो? वही तो मैंने किया, दोनों का अंतर छोटी संख्या इंटू 100। क्लियर? सबको क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन चुनाव पे है। अब समझो जो है तैयारी हमारी बहुत अच्छी कैसे होगी। मैंने आपको पहले बताया है कि मैथ रीजनिंग में हमारा लक्ष्य है 80 में से 80। अब वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? लक्ष्य तो सबका है 80 में से 80। तो लक्ष्य रखने से थोड़ी पूरा हो जाता है, क्योंकि ध्यान रखना प्लानिंग तो हर कोई करता है, पर एग्जीक्यूशन कोई कोई कर पाता है। प्लानिंग करना आसान है, योजना बनाना बहुत आसान है। एक पेज ले लो, बना लो ऐसे, 20 क्वेश्चन इसमें लगा दूंगा, 15 इसमें लगा दूंगा, 18 इसमें, तो इतने आ गई। तो ऐसे पेज पर लिखने से आ जाएंगे नंबर? नहीं। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे 20 में से 20 आएंगे, तो कैसे आएंगे? उसके लिए मेरी योजना क्या है, और फिर उस योजना पे मैं काम कैसे करूंगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 38 तक, ये सारे क्वेश्चन थे आय और व्यय के। यानी ये आय और व्यय का टाइप है। तो मैंने आय और व्यय समझा दिया। अब एक सिंसियर स्टूडेंट क्या करेगा? जैसे एसएससी जीडी दे रहे हैं, तो एसएससी जीडी में आय और व्यय संबंधी जितने प्रश्न होंगे सारे लगा देंगे। एनटीपीसी है तो एनटीपीसी के सारे लगा देंगे, आरपीएफ है तो आरपीएफ के लगा देंगे। यानी जो आपका टारगेट है, जो परीक्षा आपको देनी है, उस परीक्षा में जो टाइप आपने सीखा है उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम, और सेम डे उसी दिन कर लेंगे। जिससे क्या है कि वो हमारा, क्योंकि अभी सीखा है तो पूरा दिमाग में है, तो अच्छे से हो जाएगा। आगे के लिए डाल देंगे, 7 दिन बाद देखेंगे, तो फिर देखेंगे बस, होगा कुछ नहीं। अब ये जो एक टाइप है ये है चुनाव संबंधी। अब जितने क्वेश्चन आएंगे वो चुनाव वाले आएंगे सारे। तो अब देखें कि चुनाव वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो एक व्यक्ति को कितने मिले हैं? 60%। दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। अच्छा, हार जीत कितने से हुई है? मान लो इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, तो हार जीत कितने से हुई? 20% से। और यहां हार जीत कितने से हो रही है? 1600 से। इसका मतलब 20% बराबर है 1600 के। तो काटो, 20 एकम 20,
और 20 अट्ठे 160, जीरो की जीरो, 1% बन रहा है 80 से। तो कुल मत कितने होते हैं? कुल कोई भी चीज हो 100 होती है, तो कुल होते हैं 100%। तो 100% बराबर होंगे कितने के? 800 के 8000? 8000। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8000। अच्छा, अगर और फास्ट करना हो तो इससे भी फास्ट, तो क्या कर सकते हैं? 20% बराबर 1600 मिला या 109। मुझे क्या बताना है? कुल मत। कुल मत कितने होते हैं? 100%। तो 20 के पहाड़े में 100 आता है? आता है। कब आता है? 5 बार। तो सीधे 100 बना दो। 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80। तो 100% बराबर कितना हो गया? 8000। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो क्वेश्चन बिना पेन चलाए हो जाएगा, बस पढ़ेंगे और आंसर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे एक बार समझना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60 मिले। मैंने पढ़ा एक को 60 मिले, तो मुझे पता है दूसरे को 40 मिले होंगे। 60-40 का अंतर 20, यानी हार जीत 20% से हुई होगी। क्या ये बात लिख के देखनी पड़ेगी? नहीं, ये तो हम ऐसे ही पता लगा लेंगे। तो हार जीत हुई 20% से, जो कि 1600 है। ये कह रहा है कुल मत कितने हैं? कुल मत होते हैं 100%। तो 20 पंजे 100, तो 16 पंजे 80, मतलब 8000। लगा पाएंगे? अच्छा, ये एकदम से नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो और बिना पेन के आंसर लगाना शुरू कर दो। पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन जरूर होगा, है ना? तो जो लोग उस स्थिति तक जा सकते हैं वो जाएं, कोशिश करें कि क्वेश्चंस को फास्ट करें। क्योंकि आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपके इंटेलिजेंस का चेक नहीं है, समझो। मैथ तो बहुत लोगों को आता है, चेक तो यह है कि दिए गए कम समय में उस दबाव को सहते हुए आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे लगा पाते हो, ये चेक किया जाता है कंपटीशन में। और उसके लिए हमें या तो ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी या फिर पेन फ्री सीखना पड़ेगा, है ना? तो जहां जैसा ठीक रहे, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां चाणक्य पैदा हुए और वो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, घी सीधी उंगली से निकल आए अच्छी बात है, नहीं निकले तो करो टेढ़ी करो पर निकालो। यानी सिलेक्शन लेना है और उसके लिए जितनी प्रैक्टिस लगे करेंगे। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? अच्छा, एक को 40 मिले तो दूसरे को 60 मिले होंगे, तो हार जीत कितने से हुई होगी? 20% से, जो कि किसके बराबर है? 298 के। मुझे क्या निकालना है? कुल मत। कुल कितने होते हैं? 100%। तो सीधे 20 को ही 100 बना दो ना। तो 20 को 100 बना दो, 20 पंजे 100, 5 का गुणा यहाँ कर दो और 5 का ही यहाँ कर दो, तो ये तो बन गया 100%। यहाँ 5 अट्ठे 40, 5 नंबर 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1490। क्योंकि स्पीड चाहिए, बिना स्पीड के बात नहीं बनेगी। और मैंने कहा भी था कि मैं स्पीड चेंज करूंगा, है ना? अगला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को
प्राप्त मतों की संख्या बताएं। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला? 63%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 37%। हार जीत कितने से हो गई? 26% से। और वोटों की संख्या कितनी है? 650। 26 से ही काट रहा हूं मैं। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, कितना बचेगा? 13, है ना। 26 पंजे 130। जो 26 से नहीं काट पाए वो 13 से काट लें, और जो 13 से भी नहीं काट पाए वो 2 से काट लें, है ना। अब 1% बराबर कितना बन गया? 25। मुझे क्या बताना है? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार का। तो जो हारा है उसे कितना मिला है? उसे मिला है 37%। अगर 1% 25 से बन रहा है तो 37% कितने से बनेगा? 25 गुणा 37, तो 25 सत्ते 175, बचा 17। 25 दिया 75, 75 और 17 92। आंसर कितना हो जाएगा? 925। इनके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाना है। बढ़ जाएं आगे। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। टोटल वोट कितने होते हैं? 100%। 100% में से 8% लोग वोट डालने ही नहीं गए, तो कितने गए? 92%। अब जो 92% गए उसमें से एक उम्मीदवार को मिले 48%, तो दूसरे को मिले होंगे 44%, तभी तो 92 होंगे। हार जीत कितने से हुई? हार जीत हुई 4% से। 4% बराबर है 1100 के। तो 4 से काट लो, 4 एकम 4, यहाँ 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 1% अगर 275 से बन रहा है तो 100% बन जाएगा 27,500 से। और हमसे पूछ रहा था कि टोटल वोट कितने हैं, तो टोटल वोट हैं 27,500।